तो नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए लेक्चर में हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि MPFSO के पेपर में इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। और यह वीडियो छोटा ही होगा क्योंकि हमको इन अधिनियमों से केवल अंक प्राप्त करने हैं, ना कि हमको कोई कानूनविद बनना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको इसमें ये ध्यान देना है कि यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को लागू हुआ। यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। 5 अध्याय और 23 धाराएं। 2 फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट हमको जो याद रखना है कि परिभाषा, अत्याचार की परिभाषा धारा 2 के का में है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा धारा 2 के गा में है। विशेष न्यायालय की परिभाषा घा में है। आपको ये 3 याद रखने हैं। उसके अलावा इसमें आपको कोई विशेष मेहनत नहीं करनी है। अब आगे देखते हैं। तो इसमें हमें अध्याय 2 में अत्याचार के अपराध दिए हुए हैं और यह धारा 3 के अंतर्गत इसके 2 खंड हैं। खंड 1 है, इसमें ये सामान्य अपराध हैं। इसको आप बिल्कुल ना पढ़ें, बस इतना याद रखिए कि जितने भी ये सामान्य अपराध हैं, इन सभी सामान्य अपराध के लिए जो सज़ाएं हैं वह सज़ा कम से कम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना से दंडनीय है। आपके पेपर में ये बोलेगा कि न्यूनतम कितनी सज़ा, तो 6 माह, अधिकतम कितनी सज़ा, तो 5 वर्ष, कुल कितना सज़ा, तो 6 माह से 5 वर्ष और जुर्माना। उसके बाद जो इसका धारा 3 का खंड 2 है, इसमें कुछ विशेष अत्याचार और अपराध हैं, जिसमें अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी ST/SC व्यक्ति के ऊपर मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है जिससे कि न्यायालय उसको फांसी दे देता है, तो उस सामान्य व्यक्ति को भी फांसी की सज़ा होगी। अगर वह ऐसे दंड से अधिरोपित होता है जिसमें कि मृत्युदंड होना दंडनीय है, तो उस व्यक्ति को, उस सामान्य व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा होगी। उसके बाद जो इसका दूसरा भाग है, अगर उसमें कोई मृत्युदंड दंडनीय नहीं है लेकिन उससे 7 वर्ष की अवधि से कारावास होता है, तो उस सामान्य व्यक्ति को जो है कम से कम 6 माह की और 7 वर्ष से अधिक की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से दंडनीय हो सकता है। उसके बाद अगर वह उसके संपत्ति को, है ना, अग्नि विस्फोट से रुष्ट करता है, तो उसे जो है कारावास जिसकी 6 माह से कम नहीं और 7 वर्ष तक की जुर्माने से दंड हो सकता है। आगे देखते हैं। तो हमको ये दिखाई देता है कि अगर वह विस्फोट वगैरह से, है ना, अग्नि से या विस्फोट से अनुसूचित जनजाति के पूजा स्थल या संपत्ति को, है ना, हानि पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। आप केवल कीवर्ड याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखने। कोई धाराओं का जो है सीरियल नंबर याद नहीं रखना, केवल आपको दंड याद रखना है। फिर बोल रहा है कि अगर, है ना, IPC की धारा, IPC के तहत अगर उसको 10 वर्ष के दंडनीय है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास। अगर IPC में उस सामान्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए 10 वर्ष का कारावास उपबंधित है, तो ऐसे व्यक्ति को ST/SC एक्ट के तहत आजीवन कारावास मिलेगा। उसके बाद आप देखिए कि अगर वह जानता है कि, है ना, कि ऐसा अपराध करने से या कि ऐसे व्यक्ति के जो साक्ष्य है उसको वो जो है दूषित करता है ना, तो वह जो है उपबंधित दंड से, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप बिल्कुल भी याद मत करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई लोक सेवक इस अधीन कोई अपराध करता है तो उसे, है ना, 1 वर्ष से कम ऐसे कारावास से होगा जिसका कम से कम 1 वर्ष की सज़ा होगी ही होगी, और वह कितनी भी बढ़ सकती है, वह न्यायालय पर निर्बंधित करता है। और इसमें कोई जुर्माना नहीं है। इसमें केवल क्या है कि वह कम से कम 1 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। उसके बाद आपको यह याद रखना है कि अगर कोई लोक सेवक अपने धारा 4 के अंतर्गत कर्तव्यों की उपेक्षा दी हुई है, कि अगर कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों का
अवहेलना करता है तो उसे कारावास जो कि 6 माह से कम नहीं होगी, जो कि 1 वर्ष तक हो सकेगी। तो अगर कोई लोक सेवक कर्तव्य की उपेक्षा करता है धारा 4 में, तो वह जो है कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष की सज़ा से संबंधित दंडनीय होगा। और अगर वह कोई लोक सेवक ST/SC एक्ट के तहत कोई अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष की सज़ा होगी, और वह न्यायालय पर निर्भर करता है कि कितनी अधिकतम हो सकती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पश्चातवर्ती दोष लिखा हुआ है कि धारा 5 में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध करता है तो कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु उस अपराध के लिए दंडनीय उपबंधित दंड से दंडनीय हो सकता है कि अगर एक बार कर चुका है और फिर दंड होता है तो कम से कम 1 वर्ष। तो ये महत्वपूर्ण दंड थे। अब आप इसमें कुछ मत ध्यान दीजिए, आप इसमें सीधे आगे आइए और इस पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि निष्कासन अध्याय 3 में आपको निष्कासन दिखाई देता है। तो धारा 10 में ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना, मतलब जो व्यक्ति माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति ही होगा, तो है ना, उसको उस क्षेत्र से हटाया जिसको अपन बोलते हैं कि जिला बदर कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटाया जाएगा। फिर अगर व्यक्ति को हटाने में असफल होते हैं तो है ना, यदि वो बिना बताए आ जाता है तो धारा 11 में उसके प्रवेश करने दशा में क्या प्रक्रिया है। तो पहली है कि निर्देश दिए गए रूप से हटाने का असफल रहता है तो इस प्रकार हटने के पश्चात, तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि पुलिस जो है अपनी अभिरक्षा में उस व्यक्ति को पूरे हटाने का प्रयास करेगी, है ना। और आप आगे देखिए तो इसमें केवल आप ध्यान ये दीजिए कि उस व्यक्ति को है ना उस क्षेत्र से हटाए जाने का 10 में है, और असफल होने कभी पूछा ही नहीं, तो इसमें भी नहीं पूछेगा कभी। आप आगे आइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस व्यक्ति को हटाना है उसके लिए क्या प्रक्रिया, क्या क्या करना पड़ेगा। तो धारा 12 में बोला है कि भैया जिसको हटा रहे हो ना, उसकी फ़ोटो और माप ले लो कि हटा किसको रहे हो। जिस व्यक्ति को हटा रहे हो उसको एक लिखित जानकारी दे दो कि तुमको हटाया जा रहा है और क्यों हटाया जा रहा है। अगर वह व्यक्ति फ़ोटो और माप देने से मना करता है तो उसके लिए भी जो है अपराध समझा जाएगा और उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। धारा 13 बोल रहा है कि धारा 10 के अधीन अनुपालन की शास्ति, अगर कोई धारा 10 का पालन नहीं कर रहा है, उसको हटा दिया गया, वह पुनः वापस आता है, उल्लंघन करता है, तो 1 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने से दंड नहीं होगा। तो अगर है ना निष्कासन असफल रहता है, वह व्यक्ति पुनः जाता है, तो धारा 13 में उसके लिए जो है दंड दिया गया है, और वह दंड है 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अध्याय 4 देखिए, इसमें है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय कौन स्थापित करेगा? राज्य सरकार। किससे पूछ करके? तो राज्य के है ना मुख्य न्यायाधीश से, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनके अनुमति से एक विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी। और एक विशेष न्यायालय कौन होगा? प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय होते हैं, है ना, उसको ही विशेष न्यायालय घोषित कर देते हैं। तो ऐसे विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करती है, राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है, और यह जो है सत्र न्यायालय होता है, हमको ये याद रखना है। फिर विशेष लोक अभियोजक, धारा 14 में विशेष न्यायालय, और धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक, जो कि इसकी योग्यता यह दी हुई है कि राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगी और इसे कम से कम 7 वर्ष का जो है तजुर्बा होना चाहिए विधि कार्य का। ऐसे व्यक्ति को वह विशेष लोक अभियोजक घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अध्याय 5 आ जाता है। अध्याय 5 में यहाँ पे सामूहिक जुर्माना, है ना, कोई अपराध है कुछ लोगों ने मिल करके किया है तो उन पर जुर्माना जो लगेगा वो सामूहिक रूप से लगेगा। तो इसको कौन निर्धारित करता है? तो राज्य सरकार वसूल करती है। तो राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति यहाँ पे हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, ना कोई सत्र न्यायालय कर रहा है। यहाँ पे राज्य सरकार ही सामूहिक जुर्माना को आरोपित करेगी और वसूली भी करेगी। तो फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र को अगर ऐसा लगता है कि वह क्षेत्र है ना किसी जातिगत हिंसा का जो है बहुत एपिसेंटर है, तो उसको जो है बनाए रखने, वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट, जिसको अपन डीएम कहते हैं, एडीएम होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, तो उस क्षेत्र का दौरा करके और उसका जो है एक कानून व्यवस्था बनाने का पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और निर्धारित करेंगे।
उसके बाद इस अधिनियम के अपराध होने वाले व्यक्ति संहिता 438 का लागू ना होना, मतलब क्या होता है कि उसको जो है, ये इम्पोर्टेंट धारा नहीं है, इसको आप बिल्कुल मत समझें क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा समझाने पे। आप आगे आइए और आगे देखिए, तो यहाँ पे बोला कि क्या है कि इस अधिनियम में जो है सद्भावना, मतलब कोई भी अगर लोक सेवक ऐसी ना किसी भी कार्यवाही को करता है तो यह सद्भावनापूर्ण कार्यवाही समझी जाएगी, और इसमें नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। तो नियम कौन बना सकता है इस अधिनियम के तहत? तो केंद्र सरकार, जिस वर्ष ये लागू होगा उसके, यहाँ पे लिखा हुआ है सदन में कुल 30 दिन की अवधि में रखा जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, इसमें सिंपल एक प्रश्न बनने हैं, और उस ऊपर के जितने मैं समझाया हूँ उन्हीं में से कोई भी एक प्रश्न बन सकता है। तो यह लेक्चर हमने यहीं पे समाप्त करना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नए अधिनियम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।